ओके, तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका नाम है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के अंदर हम पढ़ेंगे गैस्ट्राइटिस होता क्या है, किस टाइप का होता है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, गैस्ट्राइटिस नाम से ही पता लग रहा है, गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। आपको इमेज में दिख रहा है, ये स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, तो ये होता है आपकी गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैस्ट्राइटिस को। गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन होना। गैस्ट्राइटिस जैसा ही एक और टर्म है गैस्ट्रोएंटराइटिस। व्हाट इज गैस्ट्रोएंटराइटिस? देखो, गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रो यानी स्टमक, एंट्राइटिस मतलब इंटेस्टाइनल। ठीक है, स्टमक प्लस इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन। ठीक है, यानी स्टमक प्लस इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इन दोनों का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो टर्म बनता है गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, स्टमक और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन। तो ये चीज। अब गैस्ट्राइटिस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस कितने टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहली बात है अपनी टाइप्स की। तो देखो, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। सबसे पहला होएगा एक्यूट। ठीक है, एक्यूट यानी शॉर्ट टर्म तक। भाई गैस्ट्राइटिस क्या है, आजकल ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसा बन चुका है, हर तीसरे आदमी को गैस्ट्राइटिस होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप का हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब थोड़ी टाइम तक रहे पेन, ठीक है, थोड़े टाइम तक इन्फ्लामेशन रहे। क्रोनिक यानी लंबे टाइम तक उसको पेन और इन्फ्लामेशन झेलनी पड़े। ठीक है, तो एक्यूट यानी फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। टू फ्यू डेज, कुछ आवर से कुछ डेज तक का इन्फ्लामेशन, ये होगा एक्यूट। अब एक्यूट भी जो होता है ना, ठीक है, इसके कोज की बात करें, टाइप एंड कोजेस है, दीज आर टाइप एंड कोजेस। टाइप्स एंड इटियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एक्यूट की। ठीक है, तो एक्यूट की बात करते हैं हम, एक्यूट का कोज, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का क्या क्या कोज हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। कुछ घंटे कुछ दिन तक, तो भाई क्या कारण हो सकता है, हम हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा खा ले में, खाना खाते पेन, पेशेंट के पेन एब्डोमेन के अंदर क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन होगी और पेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादातर एक्यूट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, पेशेंट ने कुछ ना कुछ ऐसा खाना खा लिया है, ऐसी चीजें कंज्यूम कर ली है जिससे जैसे ही वो स्टमक के अंदर गई, स्टमक ने एसिड का सिक्रीशन एकदम से ज्यादा हो गया, जिससे पेशेंट को पेन फील होने लग गया। वो हो सकते हैं गैस्ट्रिक इरिटेंट्स। जैसे पेशेंट ने स्ट्रॉन्ग ले ली कॉफी, पेशेंट ने कंज्यूम कर लिया एल्कोहल, पेशेंट ने कंज्यूम कर लिया स्पाइसी डाइट। ठीक है, ठीक है, कॉफी, कॉफी, एल्कोहल, स्पाइसी डाइट। ठीक है, स्पाइसी डाइट, फ्राइड फूड, या पेशेंट ने कर ली स्मोकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें।
उसके बाद पेशेंट को पेन हुआ, कई बार हमारे को पेन होता है तो हम पेन किलर लेते हैं। पेन किलर ज़्यादातर NSAIDs होती है, और किसी को ज़्यादा पेन हो, एक आधे होते हैं OCD वाले, वो एक की बजाय 2-3 पेन किलर ले लेते हैं कि भाई 2-3 पेन किलर लेंगे ना तो जल्दी आराम मिल जाएगा। तो ये क्या है, इससे क्या हो जाता है, NSAIDs क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है, जिससे पेशेंट के अंदर गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव NSAID यूसेज। कि पेशेंट ने एक्सेसिव NSAIDs का कंज्यूम कर लिया है, किसी रीजन की वजह से पेन हो गया उसको, उसने ज़्यादा एकदम से 2-3 NSAIDs यूज कर ली। कोई भी एक्यूट इलनेस, कोई भी एक्यूट इलनेस, जैसे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बर्न, पेशेंट को 3rd डिग्री बर्न हो गया, तो बर्न के टाइम पे अपने को पता है HCl का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए, जिससे पेशेंट के अंदर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, पेशेंट को हो गया है स्टमक के अंदर कोई इन्फेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से भी कई बारी अपने को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये चीज ओके। अब बात करते हैं और कॉजेज, जैसे रेडियो एक्सपोजर। पेशेंट को था कैंसर, पेशेंट गया रेडियोथेरेपी कराने के लिए, रेडियोथेरेपी कराने के लिए गया तो रेडियो वेव्स पड़ गई स्टमक के म्यूकोजल एरिया पे, और स्टमक के म्यूकोजल एरिया डैमेज हो गई, जिससे जैसे ही वहां पे एसिड हिट करता है वहां पे पेन हुआ, वहां पे इन्फ्लामेशन हुई। ठीक है, तो ये हो सकते हैं एक्यूट कोजेस। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, क्रोनिक कोज। टाइप के अंदर क्रोनिक टाइप की गैस्ट्राइटिस, उसके कोज और उसका टाइप। सेकंड, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। देखिए, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, 2 सब टाइप होते हैं, एक होता है टाइप ए और एक होती है टाइप बी। टाइप ए टाइप की क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और टाइप बी टाइप की। जो टाइप ए होता है ये ज्यादातर ऑटो इम्यून रीजन की वजह से होती है, ऑटो इम्यून रीजन की वजह से जो गैस्ट्राइटिस होती है क्रोनिक टाइम के लिए, उसको बोलते हैं टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ओके। और वहीं जो टाइप बी होती है इसका ज्यादातर रीजन होता है बैक्टीरियल रीजन, कोई ना कोई बैक्टीरिया है स्टमक के अंदर हो गया। जैसे अपने को पता है भाई स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया बहुत ज्यादातर ग्रो करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसका नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ठीक है, ये चीज ओके। अब बात करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के कोजेस के बारे में। अब बात करते हैं कोज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो देखो, कोज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की सबसे पहले तो आपके सामने टाइप ए और टाइप बी का ही लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हो जाएगा ऑटो इम्यून कोज भाई, दूसरा हो जाएगा बैक्टीरिया, जैसे H पाइलोराई बैक्टीरिया। ठीक है, H पाइलोराई बैक्टीरिया। ठीक है, ये चीज। तो भाई कौन सी वो चीज है जो लंबे टाइम तक स्टमक की वॉल को हिट करेगी, इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से वहां पे लंबे टाइम तक पेन रहेगा, लंबे टाइम तक इन्फ्लामेशन रहेगी। तो जैसे सबसे पहले तो बता दिया मैंने ऑटो इम्यून रीजन, दूसरा H पाइलोराई बैक्टीरिया, तीसरा क्रोनिक लंबे टाइम तक गैस्ट्रिक इरिटेंट्स का कंजप्शन करना। ठीक है, क्रोनिक यूजेज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स। ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेंट्स का लंबे टाइम तक यू कंजप्शन करना। ठीक है, ये चीज। जैसे गैस्ट्रिक इरिटेंट्स अभी एक्यूट में हमने पढ़े भाई, मिल्क हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोक हो गया, स्पाइसी फूड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद किसी पर्सन को है ट्यूमर, गैस्ट्रिक ट्यूमर है,
तो गैस्ट्रिक ट्यूमर में भी क्या होता है, HCl का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, वहाँ का इंटरनल लेयर एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को लंबे टाइम तक, महीनों महीनों तक वहाँ पे होता है पेन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, ट्यूमर हो गया, ठीक है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो जाता है, कई बार ओल्ड एज के अंदर भी देखने को मिलती है। ओल्ड एज को बंदे को क्या रहता है, जो बूढ़ा हो जाता है, आधा साल उसको गैस्ट्राइटिस हो ही रहता है, कुछ भी खा लेता है तभी पेशेंट पेट के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है उसको, ठीक है, ओल्ड एज के अंदर, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, वे फैक्टर जिनकी वजह से भाई HCl सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, HCl ज्यादा होएगा तो पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन के चांसेस ज्यादा होएंगे। जैसे कोई पर्सन, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा स्टडी का स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है, डिप्रेशन, आप लोग स्टडी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो हो नहीं, डिस्प्रेशन में हो, ठीक है, डिप्रेशन हो गया, उसके बाद कुछ ऑटो इम्यून हो गया, कुछ और सारी चीज़ें हो गई, कीमोथेरेपी, हाँ, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, बस ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दीज आर द कोज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि किसी पेशेंट को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, क्रोनिक या एक्यूट जो भी है, गैस्ट्राइटिस है, इसका पता ही कैसे लगेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर को, एक्यूट और क्रोनिक को हम एक साथ लिख सकते हैं, चाहे तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन एक साथ लिख लेते हैं तो बेटर है। क्लिनिकल फीचर से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जैसे पेशेंट को एनोरेक्सिया होएगा, नोजिया होएगा, वोमिटिंग होएगी, ये छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, ठीक है। पेशेंट को स्टमक के अंदर भाई इन्फ्लामेशन है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये तो हर जगह हम चिपका देंगे। GIT के हर डिसऑर्डर के अंदर ये 3 चीज तो चिपक ही सकती है, ठीक है। इसके अलावा स्टमक के अंदर भाई इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन की वजह से पेन होएगा, पेन भी कैसा होएगा, बर्निंग वाला पेन होएगा, और बर्निंग पेन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न, और हार्ट बर्न का दूसरा टर्म क्या होता है, पाइरोसिस, ठीक है। तो पेशेंट को देखने को मिलेगा पाइरोसिस, यानी हार्ट बर्न, ठीक है। पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है। पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है, HCl सिक्रीशन ज्यादा होएगा तो पेशेंट को हिकअप्स, बेल्चिंग, हिकअप्स यानी हिचकियां, बेल्चिंग यानी खट्टी डकार भी देखने को मिल सकती है, हिकअप्स यानी हिचकियां एंड बेल्चिंग यानी खट्टी डकार भी पेशेंट को देखने को मिल सकती है HCl सिक्रीशन के ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद अगर लंबे टाइम तक किसी को गैस्ट्राइटिस है तो यहाँ पे पेशेंट को रिस्क रहता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का, ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का। क्यों? क्योंकि भाई अगर गैस्ट्राइटिस होएगा, गैस्ट्राइटिस मतलब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है ना, वहाँ के सेल का इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे चीफ और पेराइटल सेल, कोई भी सेल अफेक्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे पेराइटल सेल अफेक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, जिससे क्या होएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन कम होएगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिससे लंबे टाइम तक गैस्ट्राइटिस रहने की वजह से पेशेंट के अंदर B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये थे आपके क्लिनिकल फीचर, छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर्स, ओके। उसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के, कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है या नहीं है। डायग्नोसिस, सबसे पहले कोई भी गैस्ट्राइटिस वाला पेशेंट आएगा तो उसकी सबसे पहले हिस्ट्री लो और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करो। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पूछेंगे कि आपको, आपकी फैमिली में या आपको कब से गैस्ट्राइटिस है, किसको गैस्ट्राइटिस है,
कि क्या खाने से गैस्ट्राइटिस है, कोजेस के बारे में पूछेंगे, जैसे भाई आपको कॉफ़ी कैफीन वगैरह खाने की वजह से या आपको पेन किलर लेने की वजह से पेन फील होता है, कहाँ पेन फील होता है, जो ये गैस्ट्राइटिस का पेन है कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में, किस एरिया के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पूछेंगे आपको कोई रेडिएशन की सर्जरी तो नहीं कराई है, आपको कोई रेडियोथेरेपी तो नहीं ली है आपने, कोई ट्यूमर की हिस्ट्री हो, कीमोथेरेपी आपने ली हो, ऐसा कुछ जिनकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज हुआ हो, यानी कोज से रिलेटेड और क्लिनिकल फीचर से रिलेटेड सारी हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए हम पेशेंट की कर देंगे एंडोस्कोपी, ठीक है, जिसके अंदर एंडोस्कोपी हम कर देंगे, ठीक है, एंडोस्कोपी करेंगे। और उसके बाद एंडोस्कोपी को हम डायग्नोसिस के लास्ट में एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं और दूसरी चीजें। जैसे हमने पढ़ा था टाइप के अंदर, क्रोनिक के अंदर दो टाइप था, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी का कोज क्या था, बैक्टीरियल कोज, और बैक्टीरिया कौन सा होता है, एच पाइलोराई। तो हम ये कोशिश करेंगे कि पेशेंट के अंदर आइडेंटिफाई करें कि कहीं पेशेंट को एच पाइलोराई बैक्टीरिया तो नहीं है, एच पाइलोराई बैक्टीरिया है या नहीं। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट के अंदर हम पेशेंट को ना कुछ यूरिया की टैबलेट है कैप्सूल फॉर्म में, वो ओरली पानी के साथ पिलाते हैं। उसके बाद एक पाउच होता है, उस पाउच के अंदर पेशेंट को बोलते हैं कि इसके अंदर हवा मार, ठीक है। तो यूरिया, तो उसके अंदर ना क्या होता है, जो एच पाइलोराई अगर बैक्टीरिया पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है ना, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो यूरिया वाली टैबलेट है ना, उस यूरिया को वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। और जब यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ज़्यादा स्पीड में हो गया तो सुनो, दोबारा से एक बार सुनो। यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्यों करना है, हमें ये चेक करना है कि पेशेंट को एच पाइलोराई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। एच पाइलोराई बैक्टीरिया अगर होगा तो एच पाइलोराई बैक्टीरिया की एक क्वालिटी होती है कि ये यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यूरिया कहाँ से मिला, हमने पेशेंट के अंदर पहले वो पानी के साथ यूरिया की टैबलेट खिलाई पेशेंट को, और ये यूरिया की टैबलेट जैसे स्टमक में जाएंगी, ये यूरिया कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, अमोनिया के अंदर चेंज होएगा तो एक गैस निकलती है स्पेसिफिक टाइप की, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन एक अलग टाइप की कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब यूरिया अमोनिया में टेस्ट होता है। उसके बाद पेशेंट को हम क्या कहेंगे कि इस बैग के अंदर तू फूंक मार, ठीक है, ये चीज पेशेंट से हम करवाएंगे, ठीक है। तो अगर पेशेंट फूंक मारता है तो उसके अंदर अगर CO2 डिटेक्ट होती है तो ये इंडिकेट कर देगा कि हाँ भाई पेशेंट के अंदर एच पाइलोराई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये है यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बेरियम स्वेलो एक्सरे। पेशेंट को क्या करेंगे, बेरियम मिक्स एक पानी होगा, लिक्विड होएगा, उसको स्वेलो कराएंगे। और बेरियम एक मेटल होता है जो रेडियो ओपेक होता है, यानी उसके अंदर से रेडियो वेव पास नहीं होंगे, ठीक है। रेडियो वेव पास नहीं होगी तो उससे क्या होएगा, हम ये जो बेरियम है ना पूरी GIT के अंदर जहां जहां से जाएगा ना वहीं पे चिपक जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट का एक्सरे लेंगे। तो एक्सरे जब लेंगे तो अलग से पूरी GIT की एक इमेज बन जाएगी। तो अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन है तो वहां पे अलग से पता चलेगा कि इस जगह पे इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो ये होएगा रेडियो स्वेलो एक्सरे, ठीक है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट हो गया ये चीज, ठीक है। एंडोस्कोपी, अब एंडोस्कोपी के बारे में बात सुनो। अब हम बात करते हैं एंडोस्कोपी के बारे में। एंडोस्कोपी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंडोस्कोपी करते टाइम पे क्या पोजीशन हम रखते हैं और क्या एंडोस्कोपी होती है। सबसे पहले एंडोस्कोपी देखिए, ये एक इमेज है एंडोस्कोपी का, ठीक है। यहां पे एक पेशेंट की एंडोस्कोपी होने लग रही है, ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक प्रोब होता है जिसके आगे की तरफ यहाँ पे इस एरिया के अंदर यहाँ पे लगा होता है कैमरा।
ठीक है। हम जीआईटी के अंदर इस प्रोब को पेशेंट के अंदर डालते हैं और हम चेक करते हैं, विजुलाइज करते हैं पूरी जीआईटी के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एंडोस्कोपी, ठीक है। पता चल गया, एंडोस्कोपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक प्रोब को जीआईटी के अंदर डालते हैं जैसा इमेज में दिया हुआ है, और उसके बाद हम पूरी जीआईटी को देखते हैं। एक स्क्रीन लगा हुआ है, इमेज में देखो, स्क्रीन में इमेज स्क्रीन के अंदर वही पिक्चर आती रहती है। हम ये देखते हैं कि पूरी जीआईटी के अंदर कहीं पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, ठीक है। तो दिस इज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में पहला जो एमसीक्यू बनता है वो बनता है इसकी पोजीशन से, कि एंडोस्कोपी में क्या पोजीशन दी जाती है। सबसे पहले पूछा जाता है मोस्ट कॉमन पोजीशन, तो मोस्ट कॉमन पोजीशन हम देते हैं लेफ्ट लेटरल, ठीक है। ये है एक मोस्ट कॉमन पोजीशन, ठीक है। और इसको करो हाईलाइट। पेशेंट के अंदर हम देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है, एंडोस्कोपी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने का फायदा क्या है कि पेशेंट को अगर कोई सिक्रीशन वगैरह आएगी तो उसको वो आराम से बाहर निकल जाएंगी और पेशेंट के एस्पिरेट करने के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए लेफ्ट लेटरल को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फिर सेकंड पोजीशन जो दी जाती है वो है सुपाइन, कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दिया जाता है। सुपाइन पोजीशन दी जाती है अगर पेशेंट इंटुबेटेड है, ठीक है। इफ इंटुबेटेड तो हम देते हैं सुपाइन पोजीशन। फिर बात करते हैं कि एंडोस्कोपी करने से पहले, करने के दौरान और करने के बाद अपना क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एंडोस्कोपी के अंदर मैं बात करूंगा प्री प्रोसीजर। एंडोस्कोपी करने से पहले तो देखो, एंडोस्कोपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो इन्वेजिव प्रोसीजर है, सबसे पहले पेशेंट को हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है। पेशेंट नहीं समझ पा रहा है तो उसके अटेंडेंट को एक्सप्लेन करो एक सिंपल लैंग्वेज में। उसके बाद आप एक प्रॉपर कंसेंट फॉर्म पे साइन कराओ, ठीक है। एक्सप्लेन में हमने बताना है भाई कैसे प्रोसीजर होता है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिर हमने साइन ले लिया, पेशेंट को एनपीओ रखो, ठीक है। एटलीस्ट 6 to 12 आवर तक तो हमारे को एनपीओ रखना है। फिर पेशेंट को कुछ ड्रग्स दो जिससे पेशेंट की सिक्रीशन कम हो जाए, ठीक है। ज़्यादा सिक्रीशन आएंगे तो पेशेंट के एस्पिरेट करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने जो लिग्नोकेन स्प्रे लगाना है एंडोस्कोपी के प्रोब के ऊपर, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो स्वेलो करने में, ठीक है। पेशेंट को पेन ना हो, ठीक है। देने को हम पेशेंट को कुछ ना कुछ सडेशन भी साथ में दे सकते हैं। ये है प्री प्रोसीजर, लिख लेते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले प्री के अंदर एक्सप्लेन करो, सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ठीक है। एक्सप्लेन करो प्रोसीजर को। उसके बाद कंसेंट फॉर्म पे साइन करो, कंसेंट फॉर्म पे साइन करो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को एनपीओ रख दो 6 से लेके 12 आवर तक, ठीक है। प्रोसीजर करने से 6 से 12 घंटे पहले तक पेशेंट एनपीओ हो। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे, या जेली को अप्लाई करो प्रोब के ऊपर, ताकि पेशेंट को डिफिकल्टी या पेन फील ना हो ड्यूरिंग इंजेक्शन, ठीक है, इंसर्ट करने के टाइम पे। और कुछ मेडिकेशन दो, गिव मेडिसिन टू रिलीव एंजाइटी और सिक्रीशंस, ऐसी मेडिकेशंस दो पेशेंट को, ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और अब बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। जब प्रोसीजर होने लग रहा है एंडोस्कोपी, तो हमारी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही, कि हमें पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। हमें ये चेक करना है कि पेशेंट की सैचुरेशन तो ड्रॉप नहीं हो रही है, पेशेंट अच्छे से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, बस, ठीक है। तो अपने ड्यूरिंग है प्रोटेक्ट एयरवे। सबसे पहले तो प्रोटेक्ट एयरवे, ठीक है। प्रोटेक्ट एयरवे ये है ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और मॉनिटर करो SpO2,
सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहो। ये है आपकी ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर खत्म होने के बाद अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले पोस्ट प्रोसीजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मॉनिटर करो कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया है, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड, पेशेंट को एनपीओ रखो जब तक कि गैग रिफ्लेक्स पेशेंट का अपीयर नहीं हो जाता, जब तक कि पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स फिर से नहीं आ जाता। गैग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम पेशेंट को वैसे तो ओरल सिप्स देके चेक करते हैं, लेकिन ओरल सिप्स देने में पेशेंट के अंदर रिस्क रहता है एस्पिरेट करने का, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सबसे बेस्ट है टंग डिप्रेसर को यूज करके चेक करेंगे, ठीक है। अगर टंग डिप्रेसर से चेक करेंगे पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स आया है या नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज पोस्ट प्रोसीजर में सबसे पहले मॉनिटर फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन। देखिए यहां पे कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन। कई बार क्या होता है, एंडोस्कोप ना पार निकल जाता है स्टमक से, ठीक है, परफोरेट कर देता है, पेनिट्रेट कर देता है, परफोरेशन। तो अपने को मॉनिटर करना परफोरेशन का, अपने को ये चेक करना है एंडोस्कोपी होने के बाद कि पेशेंट को कहीं परफोरेट तो नहीं हो गया है। तो उससे परफोरेट हुआ है या नहीं हुआ कैसे पता लगेगा? परफोरेशन हुआ है तो पेशेंट के अंदर कुछ सीवियर सिम्टम्स आएंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले तो पेशेंट को होएगा, परफोरेशन के सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूं, सिम्टम्स ऑफ परफोरेशन क्या, पेशेंट को होएगा सडन पेन, सबसे पहला तो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को होएगी ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जिस एरिया के अंदर पेशेंट के परफोरेट हुआ होगा। उसके बाद पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन जिसको हाईलाइट आपने करना है वो एक तो है सडन पेन। अब दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट, पेशेंट का जो एब्डोमेन है ना वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, बोर्ड जैसे, बोर्ड मतलब जो बोर्ड होता है ना लकड़ी का बोर्ड, उस जैसा हार्ड और रिजिड बन जाता है एब्डोमेन, ठीक है, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट, ठीक है, ये चीज। उसके बाद पेशेंट को होएगा, कोई भी अपनी बॉडी के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई भी इशू आता है, सबसे पहले हार्ट रिएक्ट करता है, तो हार्ट के अंदर होएगा टैकीकार्डिया, और साथ में ब्लड लॉस होने लग रहा है, ब्लीडिंग होने लग रही है, तो इस वजह से ब्लड बीपी बढ़ेगा तो कभी भी नहीं, हमेशा बीपी ड्रॉप होएगा, ठीक है। तो हाइपोटेंशन, ये सभी आएंगे आपके साइन ऑफ परफोरेशन, ठीक है, ये चीज, ठीक है। और एक मैंने बताया यहाँ पे बेरियम मील एक्सरे, हाँ जी, बेरियम स्वेलो एक्सरे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बेरियम स्वेलो एक्सरे की भी, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेरियम स्वेलो एक्सरे के बारे में भी। बेरियम स्वेलो एक्सरे या बेरियम मील एक्सरे, भाई देखो मैंने आपको बताया है अभी तक कि भाई बेरियम एक ऐसा मेटल होता है जो रेडियो ओपेक होता है, यानी जिसके अंदर से रेडियो वेव पास नहीं होती। अगर हम बेरियम को स्वेलो करा दें किसी पेशेंट के अंदर तो ये बेरियम क्या करता है, पूरी जीआईटी के म्यूकोजा को चिपक जाता है, और हम उसके बाद हम एक्सरे निकाल लेते हैं तो पूरी जीआईटी की एक इमेज बन जाती है। कहीं पे ट्यूमर हो, कहीं पे कोई परफोरेशन हो, कोई इन्फ्लामेशन हो, तो उसका अलग से एलिवेशन देखने को मिलता है आपको एक्सरे के अंदर, ठीक है। तो बेरियम स्वेलो एक्सरे हम करते हैं, ठीक है, ये चीज। अब बेरियम स्वेलो एक्सरे करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं ये प्री पोस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
बेरियम स्वेलो एक्सरे कर दिया तो सबसे पहले बात करते हैं प्री प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर सबसे पहले अपने को चेक करना है, चेक फॉर हाइपर सेंसिटिविटी, कि किसी पेशेंट को बेरियम से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, कहीं उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, एनाफाइलेक्टिक शॉक में आ जाए पेशेंट, ठीक है। उसके बाद सब चीज़ें एक्सप्लेन करें भाई, कि भाई हम आपके अंदर बेरियम देंगे, बेरियम से ये चीज़ होती है और ये इस तरह से एक्सक्रीट होएगा। उसके बाद कंसेंट साइन करें, ठीक है, कंसेंट फॉर्म पे साइन ले लें, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को एनपीओ रखें। एनपीओ यहाँ पे ज़्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है, केवल 6 आवर इज इनफ, ठीक है, बेरियम को। और उसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट तो रह ही गया, बेरियम स्वेलो एक्सरे करने से पहले हमें ये चेक करना है कि जीआईटी की पेटेंसी ठीक है या नहीं है, यानी जीआईटी सही से काम कर रही है नहीं कर रही, कहीं पे कोई इंटेस्टाइनल परफोरेशन, कहीं पे कोई इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई ट्यूमर वगैरह की वजह से जीआईटी के कंटेंट आगे जा ही नहीं पा रहे हो, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है। अगर जीआईटी के अंदर ब्लॉकेज है, जैसे कंप्लीट ब्लॉकेज है, तो उससे क्या होएगा, हम जो बेरियम पेशेंट के अंदर खिलाएंगे ना, बेरियम पिलाएंगे पेशेंट को, वो बेरियम अपने पेशेंट के बॉडी के अंदर ही पड़ा रह जाएगा। तो बेरियम पड़ा रहेगा तो एक मेटल है, तो ये बेरियम टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए हमने पेशेंट को ये मेक श्योर करना है कि इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज तो नहीं है, इंटेस्टाइनल के अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज तो नहीं है, कि भाई पेशेंट स्टूल तो पास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कहीं पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो वो डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज जैसे वोल्वुलस इंटरसेप्शन ऐसा कुछ ना होना चाहिए, ठीक है। तो यानी लिख लेते हैं, चेक फॉर पेटेंसी ऑफ जीआईटी, जीआईटी की पेटेंसी को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट प्रोसीजर। पोस्ट प्रोसीजर में हमने भाई जो बेरियम पेशेंट को खिलाया है पिलाया है ना, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है, नहीं तो वो अंदर पड़ा रहेगा तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करना, बाहर निकालने के लिए पेशेंट के अंदर फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ताकि वो बेरियम जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाए, ठीक है। फ्लूइड इनटेक टू एक्सपेल बेरियम, ठीक है। उसके बाद जरूरत पड़े तो जीआईटी के भाई कॉन्स्टिपेशन है, जीआईटी की मूवमेंट इतनी नहीं है, तो भाई हम लैक्सेटिव भी पेशेंट के अंदर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी जीआईटी से बाहर निकले, ठीक है। और जब बेरियम बाहर निकलता है तो स्टूल का कलर व्हाइट कलर का हो जाता है, जैसे चोक होता है ना जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, उस कलर का व्हाइट कलर हो जाता है स्टूल का, और ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है बेरियम स्वेलो के बाद, ठीक है। तो लिख लेते हैं, chalky white stool is expected finding after barium swallow। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये है आपका बेरियम स्वेलो एक्सरे। ठीक है, अब बात हम करेंगे मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। अब गैस्ट्राइटिस को मैनेज कैसे करेंगे? तो भाई देखो, जब भी पेशेंट गैस्ट्राइटिस का अगर आपके पास हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना वो अगर एक्यूट स्टेज में आया है, यानी एक्यूट स्टेज के अंदर मतलब उस टाइम पे पेशेंट के अंदर जितने भी सिम्टम है गैस्ट्राइटिस के सारे बिल्कुल पीक पे होंगे, बहुत ज़्यादा पेन होएगा, बहुत हार्टबर्न होएगा, बहुत डिस्कम्फर्ट होएगा। ठीक है, तो अगर पेशेंट एनपीओ स्टेज में आपके पास आता है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एक्यूट फेज में आया है तो पेशेंट को एनपीओ कर दो, जब तक कि एक्यूट फेज सबसाइड ना हो जाए, जब तक कि ये एक्यूट के जो फीचर्स है ना, जो पेन वगैरह हार्टबर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है वो सही नहीं हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर पेशेंट को हम ओरली सिप्स से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लेन लिक्विड देंगे, फिर थोड़ा सेमी सॉलिड्स देंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो
मैनेजमेंट इफ पेशेंट केम इन एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज का मतलब है पेशेंट के अंदर जितने भी क्लिनिकल फीचर है सबसे प्रोमिनेंट है इस टाइम पे, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ कर दो। एनपीओ करके पेशेंट को, एनपीओ करके ये तो है नहीं कि उसको भूखा प्यासा मारेंगे, उसको हम आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो। ठीक है, आईवी फ्लूइड पेशेंट के अंदर स्टार्ट कर दो। पेशेंट के अंदर आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो, और जब ये एक्यूट फेज फिनिश हो जाए, जब पेशेंट को पेन वगैरह हार्टबर्न कम हो जाए, तो फिर पेशेंट के लिए स्टार्ट करो क्लियर लिक्विड डाइट। जैसे पानी दो पहले तो, उसके बाद हल्का फुल्का बिल्कुल प्लेन सूप दो, फिर कोई बिल्कुल नॉर्मल सा जूस दो जो इरिटेट ना करता हो, सूप दो, दाल का पानी दो, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फिर सेमी सॉलिड्स की तरफ जाओ। सेमी सॉलिड्स में भी नॉन इरिटेटिंग डाइट दो। और पेशेंट को काउंसल करो। ठीक है, ठीक है, अगर कोई डाइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो ठीक है, तो डाइट मॉडिफिकेशन, काउंसिल फॉर डाइट मॉडिफिकेशन। पेशेंट को काउंसिल करो। ठीक है, और साथ में हमें मॉनिटर करता रहना, मॉनिटर फॉर हेमरेजिक चेंज। पेशेंट के अंदर हेमरेजिक चेंजेस ना आए, कहीं गैस्ट्राइटिस की वजह से कहीं पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उसके लिए अपने को हेमरेजिक चेंजेस के लिए मॉनिटर करना है। जैसे टेकिकार्डिया, पेशेंट को टेकिपीनिया, डिस्निया, पेशेंट को हाइपोटेंशन, ये सारे क्लिनिकल फीचर पेशेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हेमरेज अगर होने लगा, जैसे क्या क्लिनिकल फीचर, जैसे टेकिकार्डिया होएगा पेशेंट का, ठीक है, टेकिपीनिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर, एसओबी हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, पेशेंट के अंदर भाई हेमेटेमेसिस देखने को मिलेगी। अगर स्टूल के अंदर ब्लड आएगा तो पेशेंट के अंदर मलीना देखने को मिल सकता है अपने को। ठीक है, ये है हेमरेजिक चेंजेस के फीचर्स। इन सभी फीचर्स को हमने मॉनिटर करना है कि पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की वजह से ब्लीडिंग तो नहीं स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फिर हमने अगर एच पाइलोराई की वजह से है तो हमने क्या कर देना है, फार्मा मैनेजमेंट दे देना है। फार्मा मैनेजमेंट के अंदर हम एच पाइलोराई को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे देंगे, HCl को कम करने के लिए H2 ब्लॉकर दे देंगे, पेशेंट को PPI दे देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, पेशेंट को PPI H2 ब्लॉकर, पेशेंट को और क्या दे सकते हैं हम, ठीक है, पेशेंट को एंटासिड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 का इंजेक्शन दे देंगे। ठीक है, विटामिन B12 का इंजेक्शन दे देंगे अगर पेशेंट के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ हम करेंगे। ओके, ये था आपका गैस्ट्राइटिस। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट में लिख लो, ठीक है, टू चेक गैग रिफ्लक्स, गैग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टंग डिप्रेसेंट का, टंग डिप्रेसर आर प्रेफर्ड ओवर ओरल सिप्स। ठीक है, पानी ओरल सिप्स पीने की बजाय हम टंग डिप्रेसर से
गैग रिफ्लेक्स चेक करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पानी पी के अगर हम चेक करेंगे गैग रिफ्लेक्स है तो नहीं, ठीक है, उससे पेशेंट के अंदर एस्पिरेशन का चांसेस होता है, ठीक है। तो ये है आपका गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो गैस्ट्राइटिस के अंदर अब मैंने क्या क्या बताया है आपको, कितने टाइप का होता है, क्या कोज होता है, ठीक है, ये चीज। ओके, तो ये था आपका गैस्ट्राइटिस, ठीक है। चलो अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल। थैंक यू।